आज की क्लास रखने का मकसद ये था कि ये जो परेशानियाँ हैं ना, ये हल हो जाए, और अल्लाह की रहमत से होगी भी हल, जो पूरे होशोवास के साथ टेक छोड़ के तवज्जो के साथ सुनेगा। नंबर एक, 3 चीज़ें। पहला मैं वो लिखने लगा हूँ कि ज़कात किन किन चीज़ों पर है। सबसे पहले आपने ये सोचना है, और फिर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपने सबसे पहले वो 3-4 चीज़ें जो मैं समझाऊँगा उन पर आपने फोकस करना है। जितने भी सवाल हैं उनके तरतीब से मैं खुद ही आपको जवाब देता जाऊँगा, क्योंकि मुझे भी ये परेशानियाँ लाहिक थी इससे पहले, इसलिए मुझे अब इसमें तजर्बा है कि कहाँ कहाँ क्या क्या परेशानियाँ आएगी। नंबर एक, सबसे पहला जो ज़कात होगा वो होगी हमारी समन पर। समन, इसकी तफसील क्या है? नकदी माल। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि समन को हटा दें और उसकी जगह पे ये चीज़ें आप रख लें। नकदी माल 1000, 500, 100, 10, 20 ठीपे जो पैसे नकद होते हैं हमारे पास वो, और इसके साथ प्लस प्राइस बांड, ये भी इसके अंदर आएंगे। प्राइस बांड जो होते हैं ना, लेते हैं प्राइस बांड 3 माह के बाद जो होती है सारा, वो प्राइस बांड भी इसके अंदर आएगा। नंबर 2, 3 सोना, ये भी इसके अंदर है, प्लस चांदी, ये भी इसके अंदर है। सबसे पहले एक चीज़ है, उसकी वजाहत मैंने भी की है, ज़कात किस किस पर है उसकी भी मैंने वजाहत की है। नंबर 2, दूसरी चीज़ क्या होगी? माले तजारत। इसे आप समन भी कह लें, इसे आप माले नामी भी कह लें, ठीक है। नंबर 2 ये है माले तजारत। तजारत से मुराद कुल चीज़ है, हर चीज़ जो तजारत में आती है, ठीक है। और जैसे तजारत का आम सादा सा मफहूम ये चीज़ समझ लें, जैसे ये रैंक है, दुकान के अंदर रैंक बने हुए हैं ना, उनके अंदर आप चीज़ें रखते हैं, वो चीज़ें सेल होती हैं, ये रैंक सेल नहीं होते, नहीं ना होते। तो ये है आपकी हाजत असलिया, और जो माल बिक कर पैसे आ रहा है ना वो तजारत में आएगा। आप आलू बेच रहे हैं वो तजारत है आपकी, ठीक है। आप कपड़ा, ये जितने मार्केट में बैठे कपड़ा बेच रहे हैं ये तजारत है, क्योंकि वो चीज़ ला रहे हैं और चीज़ को बेच रहे हैं, ये तजारत के अंदर आएगा। इसी तरह वो लोग जो भैंसों की तजारत करते हैं, भैंसें लाते हैं बेच देते हैं, हर वो चीज़ जो तजारत के अंदर आएगी वो इसके अंदर आएगी। माल तजारत से कुल चीज़ें मुराद है। वो आप कपड़े की तजारत कर लें, वो सब्जियों की कर लें, वो फलों की कर लें, वो मशीनों की कर लें, किसी चीज़ की भी आप करेंगे ना वो तजारत कुल की कुल इसके अंदर आ जाएगी, हर चीज़ इसमें मुराद है। नंबर 3, साइमा जानवर। अभी चूँकि हमारी पहली क्लास है और इससे हमारा वाबस्ता नहीं पड़ता, ताल्लुक़ नहीं पड़ता, लिहाजा हम इसको, ये अभी हमारे लिए अभी फ़िल वक़्त बुनियादी तौर पर ये इजाफी चीज़ है। हमने सबसे पहले जो ज़रूरत पड़ती है ये दोनों चीज़ों की, इससे हमने आज फोकस करना है, इसे हमने सीखना है। इंशाल्लाह कभी नशीस्त लगेगी दूसरी, फिर इस पर हम आएंगे। इसकी वजह से हम इन दोनों को ख़राब नहीं करना चाहते, ठीक है ना। तो बुनियाद हमारी मजबूत होगी, इसको समझना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। इसका लिखा हुआ है इतनी बकरियों पे इतनी है, इतनी भैंसों पे इतनी है, इतने ऊँटों पे इतने हैं, ये लिखे हुए हैं, इसका कोई वो नहीं है। ये चीज़ है सबसे पहले समन माले नामी, मतलब इसमें नकदी भी आएगी, प्राइस बांड जो घरों में पड़े हुए हैं, सोना चांदी, इसमें सारी चीज़ें आएंगी, इसके अंदर वो सारी की सारी चीज़ें शामिल हैं। अब इसके अलावा वगैरह, अब देखें इसमें मैं आपको मिसालें देने लगा हूं। घर के अंदर जो सामान पड़ा हुआ है हमारा, अजाफी बर्तन पड़े हुए हैं बेशुमार, वो किस में आ रहे हैं? वो नकदी रकम में आ रहे हैं, नहीं ना आ रहे? वो नकदी रकम तो नहीं है, वो बर्तन है हमारे पास। और उसके बाद वो हमारे प्राइस बांड है, जो बर्तन बेशुमार घर में पड़े हुए हैं, नहीं। वो सोना है हमारा, नहीं। वो चांदी है हमारी, नहीं। और वो माले तजारत है जो घर में बर्तन पड़े हुए हैं। पता चला कि जो बर्तन अजाफियाँ इस्तेमाल के लिए वो ज़कात के अंदर शामिल है नहीं होंगे, ठीक है। 1-2 कारें घर में पड़ी हुई हैं, ठीक है, एक हमारे यूज़ में है और दूसरी कार पहले यूज़ में थी अब यूज़ में नहीं है, या उसे लेके रखा हुआ है, ठीक है। अब उसका फ़ायदा क्या हुआ, इस पर नहीं तवज्जो देंगे आप, सिर्फ तरतीब से जैसे मैं समझा रहा हूँ उसको समझे। वो कार हमारे पास नकदी माल है, वो प्राइस बांड है हमारा, सोना है, चांदी है, वो माल तजारत है हमारा, यानी हमने उसे बेचने के लिए ख़रीदा था, नहीं ख़रीदा था। लिहाजा 2 कारें घर में पड़ी हैं, एक इस्तेमाल हो रही है, दूसरी इस्तेमाल नहीं हो रही, दूसरी पे ज़कात बनेगी नहीं बनेगी। ये 2 चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। 3, ये समन माल तजारत साइमा जानवर, इन तीनों की बुनियाद पर आपने मसले हल करने हैं, ठीक है। इसके बाद आप आ जाएँ, 2 मोटरसाइकिलें घर में, वो सारी चीज़ें कर लें। इसके अलावा दहेज का सामान जो औरतों के लिए तैयार किया जाता है, बेटियों के लिए तैयार करते हैं लोग, ठीक है जी, उसमें बेड भी है, बर्तन भी हैं, चादरें भी हैं, सोफ़े भी हैं, कुर्सियाँ भी हैं, और बच्चियों के लिए चांदी और सोना भी इकट्ठा किया जाता है, तैयार किया जाता है। ऐसा ही है, कुल का कुल सामान सोना और चांदी के अलावा जो है
वो हमारा नकदी माल है? नहीं ना। वो हमारे प्राइस बॉन्ड है? नहीं। वो हमारा सोना अगर तैयार किया है तो वो उससे निकल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सोना हमने लिखा हुआ है। सोना और चांदी जो बच्ची के लिए तैयार किया, नतीजा क्या निकला कि कुल का कुल माल जो औरतें या मर्द या कोई भी अपनी बेटियों के लिए जहेज के लिए तैयार करते हैं, उसमें से सोना और चांदी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बाकी जितना भी माल है ना वो लाखों का है, उस पर ज़कात फ़र्ज नहीं होगी। बुनियाद समझ आ गई है आपको? ज़कात किस किस पर है? ज़कात का पहला हिस्सा क्या है हमारा? माले नामी, समन। माले नामी से क्या ले? नकदी, प्राइस बॉन्ड, सोना चांदी, ये इसके अंदर चीज़ें आएंगी। दूसरा बुनियादी जुज़ क्या है? माले तजारत, इस पर होगी। तजारत की जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी इसके अंदर आएंगी। इस पर जितनी गुफ्तगू थी बुनियादी वो मैंने आपसे कर लिया है नकदी के अंदर, और आपको मिसालें भी मैंने दे दी हैं, ठीक है। पहला सवाल हमारा ये था कि ज़कात किस किस चीज़ पर बनती है। अब एक तालिब इल्म के पास किताबें पढ़ी हैं, हज़ारों रुपए की पढ़ी हैं किताबें, कुछ किताबें उसके इस्तेमाल की नहीं है, वो किस में है? नकदी रकम है वो हमारे पास? नहीं। वो हमारे प्राइस बॉन्ड है, सोना है, चांदी है, मतलब उस पर ज़कात फ़र्ज नहीं। यानी कि उस चीज़ को हम ये नहीं कह सकते कि इस पर ज़कात लाजिम होगी। उसका फ़ायदा क्या होगा किताबों का, वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। अभी आप बुनियाद को समझें। ये बात हमारी क्लियर होगी कि माले समन से क्या मुराद है। क्लियर हो गया सबको? इसमें किसी को कोई खलश है तो बताएं। अब आए माले तजारत की तरफ। माले तजारत में क्या चीज़ आती है? जितनी भी सब्ज़ी वाली दुकानें हैं ये सारी तजारत कर रहे हैं। चीज़ आती है और चीज़ चली जाती है, ठीक है जी। जो चीज़ें तजारत के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ज़कात में शामिल नहीं होंगी, अब ये हमारा दूसरा पॉइंट बनेगा। तजारत के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ज़कात में शामिल नहीं होंगी। तजारत के अंदर हाजत असलिया, हाजत असलिया, जो चीज़ बंदे की हाजत असलिया होगी वो तजारत के अंदर शामिल नहीं होगी। उसकी कीमत अगरचे करोड़ों में हो, चाहे अरबों में हो, चाहे लाखों में हो, वो चीज़ ज़कात के अंदर शामिल नहीं होगी। मिसाल के तौर पर हमारे सियालकोट के अंदर कितनी फैक्ट्रियाँ हैं जिसमें दस्ताने वगैरह बनते हैं, ये चीज़ें बनती हैं, बन रही है ना उसमें। अब देखें, अब एक बंदे के पास 20 मशीनें हैं, एक मशीन की कीमत 5 लाख है, वो मशीनें कितने की बन गई? 1 करोड़ रुपए की। क्या उन मशीनों पर ज़कात है? क्योंकि वो उन मशीनों की तजारत नहीं कर रहा, वो उसकी हाजत में शामिल है कि उसके ज़रिए उसने अपनी आमदनी कमानी है। इसी तरह जो टिक्की टाफ़ी की दुकानें होती हैं, बिस्किट वगैरह जिन्होंने रखे होते हैं, वो जो टेबल उसके ऊपर इसने, जिस टेबलों के ऊपर उसने वो चीज़ें रखी हैं या उसने रैंक बनाए हुए हैं, वो रैंक, वो टेबल, वो उसकी किस में आएंगी? हाजत असलिया के अंदर आएंगी। लिहाजा वो चीज़ें शामिल नहीं होंगी। जो चीज़ आई और आकर निकल गई वो माले तजारत कहलाती है। कपड़े की दुकान पर जितना उसका कपड़ा लगा हुआ है वो सारे का सारा माले तजारत में है, लेकिन वो जितने उसके रैंक हैं, उसने अगर कोई टीवी लगाया हुआ है मदनी चैनल देखने के लिए, या उसने 2 मोबाइल रखे हुए हैं अपने कारोबार के लिए, तजारत के लिए नहीं है, तो वो सारे का सारा सिर्फ़ और सिर्फ उस माल पर ज़कात होगी जो तजारत के लिए है, जो हाजत असलिया यानी जिसके बगैर उसका गुजारा नहीं है। फैक्ट्री वाले का मशीनों के बगैर गुजारा नहीं है, इसी तरह जो दुकान वाले हैं उनका रैंकों के बगैर गुजारा नहीं है। लिहाजा वो सारी की सारी चीज़ें किस में आएंगी? हाजत असलिया के अंदर है। दूसरा पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि माल तजारत से क्या क्या चीज़ें मुराद हैं, उस पर ज़कात होगी, ठीक है जी। कुल तीसरा हमारा है साइमा जानवर। लेकिन आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं पहले 2 मौज़ूआत पर, माले नामी समन यानी माले नामी, और दूसरा माले तजारत, ठीक है जी। पूरी की पूरी दुनिया के अंदर जो कुछ भी है ना, उस पर ज़कात सिर्फ इन 3 चीज़ों पर है, इसके अलावा ज़कात बनती नहीं है। इसका जुज़ बन सकती है, लेकिन इसको आप ये नहीं कह सकते कि चौथी चीज़ ये भी है, ये नहीं आप कह सकते, ठीक है जी। नतीजा क्या निकला कि ये 3 चीज़ें हमारे पास थीं ज़कात के लिए, इन पर ज़कात होगी। हमारे मौज़ू में आज ये 2 चीज़ें शामिल हैं, समन और माल तजारत। इसकी वजाहत मैंने कर दी आपको, ठीक है जी। अब चले मज़ीद। दूसरा सवाल हमारा क्या है? आजकल जो सबसे बड़ा लोग धोखा देते हैं जी, सोना तो है हमारे पास लेकिन 7.5 तोले सोना नहीं है, चांदी है और 52.5 तोले चांदी नहीं है, ठीक है। इस सूरत में क्या करेंगे? नंबर 2, आज की गुफ्तगू का हमारा दूसरा सवाल, निसाब से क्या मुराद है? निसाब से क्या मुराद है? निसाब से क्या मुराद है? निसाब का मतलब ये है, अगर सिर्फ सोना है,
निसाब दो चीज़ें हमारे पास, सोना और चांदी। सोना और अगर किसी के पास 1 रुपया भी नहीं है नकदी सूरत में, 1 रुपये का प्राइज बॉन्ड भी नहीं है और चांदी का 1 ज़र्रा भी उसके पास नहीं है, तब सोना 7.5 तोले होगा। तब सोना कितना होगा? सोने का 7.5 तोले होने से मुराद क्या है कि सोने के अलावा नकदी और चांदी का 1 ज़र्रा भी बंदे के पास ना हो। और चांदी से क्या मुराद है कि जब सोना, नकदी और कोई भी चीज़ चांदी के अलावा नहीं है, तब 52.5 तोले चांदी देखी जाएगी। समझ आ गई मेरी बात की? सोना, जो लोग कहते हैं ना कि मेरे पास तो 7.5 तोले सोना नहीं है, लेकिन उनके पास नकदी रकम होती है कि नहीं होती? तो पता चला जब निसाब ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या करेंगे? हम रकम की तरफ चले जाएंगे। फिर किसकी तरफ चले जाएंगे? रकम की तरफ। अमूमन घरों में 1-2 तोले सोना होता है और 5-10 तोले चांदी लाजमी होती है। नतीजा क्या निकलेगा? जब निसाब हो गए जमा, कुछ हमारे पास नकदी रकम भी है, कुछ हमारे पास क्या है? नकदी रकम भी है। अब क्या करेंगे? 52.5 तोले की कीमत निकालेंगे। इसकी कीमत कितनी बनती है? मिसाल के तौर पर आज के ज़माने में अगर इसकी कीमत बनती है 60,000 रुपये, एक मैंने फ़र्जी तौर पर कहा है मिसाल देने के लिए, 60,000 रुपये बनती है। एक बंदे के पास 2 तोले सोना है, ठीक है जी, और नकदी उसके पास 10,000 है। मिसाल के तौर पर सोने की कीमत क्या है आजकल? 1,35,000। तो 2 तोले सोना कितने का बना? 2,70,000 रुपये का, ठीक है जी। और ये नकदी 10 थी हमारे पास, ये भी इसके अंदर जमा हो गई, तो कितनी बन गई हमारे पास टोटल रकम? 2,80,000। ये नकदी भी डालें क्योंकि निसाब जमा है। और चांदी की रकम कितनी बन रही थी टोटल? 60,000। अब जब निसाब हमारे पास जमा हो जाए, सोना भी थोड़ा सा है, चांदी भी है और नकदी रकम भी है, अब हम सबका रेट निकालेंगे। सबका रेट निकाल कर देखेंगे कि चांदी की असल कीमत कितनी बन रही थी, वो थी 60,000 रुपया मिसाल के तौर पर। अब इस टोटल रकम पर हमारी क्या होगी? ज़कात होगी, और ज़कात 2.5% हमने निकाल ली, ठीक है जी। जब निसाब जमा हो जाएंगे सब की कीमतें लगाई जाएंगी। जब निसाब जमा होंगे सब की क्या की जाएंगी? कीमतें। उस कीमत को फिर देखा जाएगा कि वो कीमत 52.5 तोले चांदी के बराबर है कि नहीं है। अगर है तो उस पर ज़कात होगी, अगर नहीं है तो फिर ज़कात नहीं होगी। मिसाल के तौर पर 2 तोले सोना है किसी के पास और नकदी उसके पास 5,000 है। अगर सोने की कीमत होती 10,000 रुपये तोला मिसाल के तौर पर, तो 10 और 10 20,000 और 5 कितने बने? 25,000। लेकिन चांदी की कीमत कितनी बन रही है? तो अब उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। जब सिर्फ एक निसाब होगा ना, एक, तब 7.5 तोले सोना मुराद होगा, जबकि उसके पास चांदी और नकदी रकम ना हो। अगर सिर्फ चांदी है फिर 52.5 तोले का एतबार किया जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा सोना है, थोड़ी सी चांदी है, थोड़ा सा नकदी पड़ा हुआ है, अब किसी का एक निसाब देखा नहीं जाएगा। अब सब के सब को किस पर कन्वर्ट किया जाएगा? पैसों पर। किस पर कन्वर्ट किया जाएगा? पैसों पर। उन पैसों को देखा जाएगा कि वो पैसे चांदी की रकम तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे। अगर वो पहुंच रहे हैं तो उस पर ज़कात होगी जितने पैसे बन रहे हैं, वरना ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। समझ आ गई निसाब से क्या मुराद है? अगर सिर्फ सोना है तो 52.5 तोले सोना, 7.5 तोले चांदी है तो 52.5 तोले, और नकदी इसमें शामिल हो जाएगी। नंबर 3, जो सबसे बड़ी परेशानी आती है, ज़कात हम कहाँ कहाँ अदा कर सकते हैं। ठीक है जी, ज़कात हम कहाँ कहाँ अदा कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ एक ही उसूल है, ज़कात अदा तब होगी जब ज़कात शरी फ़कीर की मलकियत में चली जाएगी। इसके बगैर बंदे की ज़कात अदा नहीं हो सकती। शरी फ़कीर जो है शरी फ़कीर की मलकियत में चली जाए तो ज़कात हमारी अदा हो जाएगी। इसका नुकसान भला क्या हो रहा है? अमीर लोगों को, अमीर लोगों ने बनाई हुई हैं, जैसे कराची है, लाहौर है और सियालकोट में भी,
बरादरी सिस्टम है, मलकों की बरादरी लहदा है, मुग़लों की लहदा है, राजपूतों की लहदा है। उन्होंने क्या किया हुआ है, अपनी अपनी बरादरी के लिए ना उन्होंने डिस्पेंसरी टाइप का एक हॉस्पिटल बनाया हुआ है छोटा सा। उसमें डिस्पेंसरी की तरह दवाइयाँ भी हैं, एक बेड लगा हुआ है छोटा सा, और साथ में वो थोड़ी बहुत दवाइयाँ वगैरह रखी हुई हैं। और वो लोग क्या करते हैं कि साल के बाद जी गरीबों का इसमें इलाज हो रहा है, वो सारी की सारी रकम क्या करते हैं, उठाते हैं और वहाँ पर उसको दे देते हैं। किसको देते हैं? डिस्पेंसरी के अंदर। डिस्पेंसरी शरीफ कीरा है तो उस बंदे की ज़कात अदा हुई नहीं हुई। मस्जिद शरीफ कीरा है तो लिहाजा ज़कात मस्जिद में अदा। कब्रस्तान की चार दीवारी शरीफ कीरा है नहीं, लिहाजा ज़कात चार दीवारी पर अदा नहीं हो सकती। इस तरह की जितनी भी मिसालें हैं, आप कहते हैं जी, कई लोग ऐसे भी करते हैं, वो क्या करते हैं कि इसके राशन ख़रीद कर किसी फ़कीर को दे देते हैं, तब भी ठीक है क्योंकि वो फ़कीर की मिल्कियत में चला गया। लेकिन अगर वो क्या करेंगे जी, फ़कीर मिलता नहीं है, बात यह है कि हम ढूंढते नहीं हैं, मिल जाता है। चले वो मिलता नहीं मिलता, लेकिन अगर कोई फ़कीर को राशन देगा तो अगर वो अपनी ज़कात के मुताबिक राशन देता है तो उसकी ज़कात अदा हो जाएगी। ठीक है, इस तरह की हज़ारों मिसालें। अब आपसे कोई पूछता है जी मैं ज़कात मस्जिद में लगा सकता हूँ, आपके जहन में फ़ौरन जवाब आना चाहिए कि ज़कात एक ही सूरत में अदा होगी, वो सूरत क्या है? शरीफ की। अब वो कहीं मस्जिद में लगानी है, मस्जिद शरीफ की नहीं है, ज़कात अदा नहीं हो सकती। कब्रस्तान की दीवारें नहीं हो सकती, कब्रस्तान में बर्ती डालनी है नहीं। आप किसी गरीब को दुकान बना के दे रहे हैं नहीं, ठीक है, वो दुकान बना के आप उसको दे रहे हैं जी, ठीक है इसके अंदर आप कारोबार कर लें जी, मैंने गरीब का भला कराऊँ, नहीं, उसकी मलकियत में आपने उसको देनी है। वो रकम आप उसको मालिक बनाएंगे कि भाई ये 50,000 रुपये मेरी ज़कात निकली है, ये ले लें। अब वो शरीफ कीर उसे वसूल कर लेता है, अब आपकी ज़कात अदा हो गई। लेकिन जब तक शरीफ कीर की मलकियत में वो नहीं जाएगी, आप हज़ारों नेकी के काम कर लें लेकिन आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। वो सारे का सारा आपका सदका कहलाएगा, ज़कात आपको दोबारा अदा करनी पड़ेगी। चाहे आप 2 साल से ये काम कर रहे थे, पिछले 2 सालों की ज़कात आप पर देना लाजिम है। अब वो सारी की सारी रकम किस पर चली गई है? सदक़े पर चली गई है, वो उससे ज़कात अदा नहीं होगी। समझ आ गई? ज़कात कहाँ अदा होगी? ज़कात अदा होगी, एक ही सूल है, वो क्या है? शरीफ कीर का होना। शरीफ कीर है तो ठीक है, शरीफ कीर नहीं है तो ज़कात अदा नहीं हो सकती बंदे की।